को हमने डिवाइड किया था MCV के बेस पे और MCHC के बेस पे। एक को हमने नाम दिया था माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक ओके। दूसरा था नॉर्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक ओके। और जो तीसरा था दैट इज मैक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक ओके। इस माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक में एक हमारे साथ था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एक था सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, लेड पॉइजनिंग, थैलेसीमिया और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। इसमें से ये जो पहले 4 वाले थे ये तो हो चुके हैं, सही है। इसके बाद अब हमारे साथ आता है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। देखो हमने पढ़ा था कि हमारे साथ आयरन है, तो ये हमारे साथ आके कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, हमारे साथ इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो हमारे साथ डिडुनम में होती है, सही है, डिडुनम में होती है। फिर एक तो ये आयरन हमारे साथ आके इस डिडुनल सेल में क्या होता है, डिडुनल सेल में हमारे साथ फेराटिन फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। एक फेराटिन फॉर्म में स्टोर हो रहा था, सही है। दूसरा ये हमारे साथ ब्लड वेसल में आके ये जितना मैकेनिज्म था ना कि इस एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज का मतलब क्या है, सही है। दूसरा ये हमारे साथ यहाँ पे एक चैनल था हमारे साथ पीरोपोर्टिन, क्या नाम था उसका, पीरोपोर्टिन के जरिए ये हमारे साथ आ जाता था, पीरोपोर्टिन चैनल के जरिए ये, और यहाँ पे DMT1 चैनल के जरिए आ जाता था, सही है। और फिर यही आयरन कुछ तो यहाँ डिडुनल सेल में स्टोर होता था और बाकी जो आयरन जाते थे तो वो हमारे साथ मैक्रोफेजेस में स्टोर होता था। वहां पे भी हमारे साथ फेराटिन फॉर्म में स्टोर होता है। अब एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में हमारे साथ क्या होता है कि एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में जितने अब क्रोनिक डिजीज है कौन कौन से, सही है कि हमारे साथ क्रोनिक डिजीज कौन से हैं। तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में देखो हमारे साथ अगर कार्सिनोमा हो जाए, कार्सिनोमा कैंसर, ओके। दूसरा हमारे साथ रोमाटाइड आर्थराइटिस या SLE, सही है। हमारे साथ TB, सही है, या CKD या सीरोसिस ऑफ लिवर, ये हमारे साथ हो जाए। ये हमारे साथ क्या है,
दीज आर क्रोनिक डिजीज, और यही क्रोनिक डिजीज हमारे साथ क्या काज करता है, ये एनीमिया काज करता है, और उस एनीमिया को हम एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। अब ये ऐसे क्या हो जाता है इस क्रोनिक डिजीज में जो हमारे साथ किसका बायस बने, एनीमिया का। सही है। इन क्रोनिक डिजीज में देखो जितने भी क्रोनिक डिजीज हैं, एक उसमें वेट लॉस होता है, सही है, वेट लॉस भी होता है। इन सब चीजों का रीजन ये है कि हमारे साथ यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज होते हैं। क्या? इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज होते हैं, और उनमें से एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है हमारे साथ इंटरल्यूकिन 6। ओके, इंटरल्यूकिन 6 ये क्या करता है कि ये जाके हमारे साथ हेप्सिडिन एक मॉलिक्यूल है, हेप्सिडिन, सही है, हेप्सिडिन एक मॉलिक्यूल है हमारे साथ, ये लिवर से उसको रिलीज करता है। ओके, ये हमारे साथ क्या करता है, जाके हेप्सिडिन मॉलिक्यूल को लिवर से रिलीज। जितने भी क्रोनिक डिजीज है वो क्रोनिक डिजीज हमारे साथ क्या करेगा, ये इन्फ्लेमेशन काज करके उस इन्फ्लेमेशन से हमारे साथ क्या, उसमें एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर ऐसा है जिसको हम इंटरल्यूकिन 6 बोलते हैं। ये इंटरल्यूकिन 6 क्या करेगा, ये हमारे साथ जाके क्या करते हैं, इस हेप्सिडिन मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं लिवर से। ओके, इसके लिए जो जीन रिक्वायर्ड है, हेप्सिडिन हमारे साथ क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन से, और ये आयरन को क्या रेगुलेट करता है, आयरन को क्या करेगा, आयरन को रेगुलेट करेगा। इसके लिए जो जीन्स है ना, हेपेटोसाइट पे जाके जीन्स, जो जीन एक्टिवेट होगा दैट इज HFE जीन, HFE जीन, सही है। ये जाके HFE जीन को क्या करेगा, उसको एक्टिवेट करके हमारे साथ क्या, प्रोटीन बनेगा। ये जीन जब स्टिमुलेट तो ये हेप्सिडिन प्रोटीन बन जाता है। अब ये हेप्सिडिन प्रोटीन क्या करता है, ये जाके यहां से इस आयरन के एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, सही है। ये हेप्सिडिन मॉलिक्यूल आके यहां से GIT से क्या करेगा, इसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। दूसरा, ये हेप्सिडिन मॉलिक्यूल आके इस फीरोपोर्टिन मॉलिक्यूल इस चैनल को ब्लॉक कर देगा। और तीसरा, ये जाके ये माइक्रोपेजेस हमारे साथ इस आयरन को स्टोर करते हैं ना, तो इसको क्या माइक्रोपेजेस से क्या करेगा, माइक्रोपेजेस को बोलेगा कि इसको आपने क्या क्या नहीं करना है, इसको रिलीज नहीं करना है, अपने साथ स्टोर ही रखना है, सही है। ये इसका, तो देखो जब ये हमारे साथ नहीं आएगा, ये माइक्रोपेजेस भी आयरन को क्या, ब्लड को नहीं दे रहे, सही है। ये जब माइक्रोपेजेस इसको ब्लड को दे दे और हमारे साथ ये डिड्यूनल सेल इसको दे दे ब्लड को, तो ये ब्लड इसको क्या लेके जाएगा, और ये जाके हमारे साथ डिफरेंट टिश्यू उससे क्या करेगा, RBC उसको क्या करेगा, यूज करके इससे हेमोग्लोबिन बनाएगा, इससे HB। मसल जाके उसको किसके लिए यूज करेगा, फॉर द मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन के लिए यूज करेगा, ठीक है। इस तरह जो बाकी सेल्स है, सही, उसमें मेटाबॉलिज्म के लिए हमने बोला था कि एक साइटोक्रोम C, दिस इज द एंजाइम फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके लिए यूज करेगा। इसके अलावा जो हमारे साथ कैटालेज एंजाइम है, कैटालेज एंजाइम, उसके लिए यूज करेगा, सही है। ये जाके तो ये फंक्शन होंगे। अब हमारे साथ क्या हुआ है, क्रोनिक डिजीज है एक पेशेंट को, और उस क्रोनिक डिजीज की वजह से बॉडी में क्या रिलीज हो रहा है, इंटरल्यूकिन 6, और ये इंटरल्यूकिन 6 क्या कर रहे हैं, ये हेप्सिडिन को रिलीज कर रहे हैं, और हेप्सिडिन क्या कर रहे हैं, वो जाके माइक्रोपेज को बोल रहा है कि भाई आपने आयरन को नहीं देना है टिश्यूज को, फिर डिड्यूनल सेल को बोल रहा है कि आपने टिश्यू को नहीं देना, आयरन को टिश्यू को नहीं देना है, और GIT से भी इसको एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, सही है। जब आयरन नहीं होगा ब्लड में तो ये टिश्यू को पहुंच जाएगा, टिश्यू हमारे साथ हेमोग्लोबिन बना देगा नहीं,
वो मायोग्लोबिन बना लेगा? नहीं। लेकिन हमारा काम किसके साथ है? इस HB के साथ। तो HB हमारे साथ क्या हो जाएगी? HB डिक्रीज हो जाएगी। और जब हमारे साथ HB डिक्रीज हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। दिस इज एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। इसको हम एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। सही है। आपके साथ क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि ये सारा प्रोसेस आपसे पूछते हैं। सही है। ये तो जस्ट कंसेप्ट के लिए कि इसमें एनीमिया होता कैसा है। आप लोगों से पूछेंगे कि हमारे साथ जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं, हॉस्पिटलाइज पेशेंट, उसमें मोस्ट कॉमन एनीमिया कौन सा आता है? दैट इज एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। क्योंकि जब पेशेंट क्रोनिकली सिक होगा, उसको क्रोनिक डिजीज होंगे, तो उसकी वजह से जाके क्या वो हॉस्पिटलाइज होगा और वहां पे उसको क्या होगा? एनीमिया काज होगा। सही है। तो दैट इज द काज ऑफ एनीमिया इन क्रोनिक डिजीज। ओके। और इसके जितने, अब इस पेशेंट को एनीमिया हो गया तो इसको क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे? वही क्लिनिकल फीचर्स होंगे। इसके क्लिनिकल फीचर्स में इसको क्या होगा? फेलर। ओके। पेशेंट फेल होगा। सही है। फैटीग, फैटीग, इसको क्या होगा? फैटीग के साथ साथ हमारे साथ टेकिकार्डिया और हमारे साथ टेकेपनिया। ओके। दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स। पर अब इसमें जब हम आयरन स्टडी करेंगे ना, आयरन स्टडी, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम आयरन को स्टडी करते हैं। अब जब हम आयरन स्टडी करेंगे, आयरन स्टडी, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? आयरन स्टडी पे आपको मिलेगा कि हमारे साथ स्टोर, ये फेराटिन क्या है? फेराटिन ये तो इंक्रीज होगा। फेराटिन हमारे साथ क्या, आपको फेराटिन इंक्रीज हो, ये हमारे साथ इंक्रीज। लेकिन सीरम में आयरन है? नो, सीरम में आयरन नहीं होगा। सीरम में आयरन नहीं है। सीरम आयरन विल बी डिक्रीज। और ट्रांसपेरेंट की सैचुरेशन क्या होगी? सैचुरेशन विल बी डिक्रीज। सैचुरेशन हमारे साथ क्या होगी? सैचुरेशन विल बी डिक्रीज। सैचुरेशन हमारे साथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सही है। तो TIBC क्या हो जाएगा? वो हमारे साथ इंक्रीज हो जाएगा। TIBC मीन कि वो TIBC वो हमारे साथ इंक्रीज हो जाएगा। फेराटिन हमारे साथ क्या है? इंक्रीज है। लेकिन हमारे साथ सीरम आयरन और सैचुरेशन ट्रांसपेरेंट की वो क्या है? वो डिक्रीज हो चुका है। अब भाई आयरन हमारे साथ क्या है? आयरन नहीं है। उसकी सैचुरेशन जो है ना, सैचुरेशन में और TIBC में फर्क है। सैचुरेशन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल परसों मैंने बताया था कि ये हमारे साथ है ना, ये तो इसमें अगर आयरन नहीं है, ब्लड में आयरन नहीं है, सही है, तो इसको क्या होगा? इसकी एफिनिटी उसके लिए इंक्रीज होगा या डिक्रीज? उसके लिए इंक्रीज होगा कि ज्यादा आयरन आ जाए और इसके साथ क्या हो जाए? बाइंड हो जाए। दैट इज नोन एज TIBC। ओके। इसके बाद ये तो इसने क्या किया? रिलीज कर दिया। अब हमारे साथ इस तरह हो जाता है कभी कभार कि ये जो हेप्सिडिन मॉलिक्यूल है ना, हेप्सिडिन मॉलिक्यूल, ये जीन्स जो है HFE जीन, इसमें क्या हो गया? इसमें म्यूटेशन आ गया। इस जीन में क्या होगी? म्यूटेशन। तो ये हेप्सिडिन हमारे साथ रिलीज हो जाएगा। फिर अगर रिलीज हो भी जाए तो ये अपना काम कर सकता है? नो, ये अपना काम नहीं कर सकता। जब ये अपना काम नहीं करेगा तो यहाँ से आयरन क्या होगी? ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। ड्यूडेनल सेल से आयरन ब्लड में ज्यादा आएगा। माइक्रोफेजेस से आयरन क्या होगा? ज्यादा आएगा। और हमारे साथ क्या हो जाएगा? आयरन बढ़ जाएगा ब्लड में। और जब आयरन ब्लड में ज्यादा हो जाए ना, उसको हम क्या बोलते हैं? हीमोक्रोमेटोसिस। सही है। सो ये हमारे साथ HFE जीन, इसकी म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर व्हाट? फॉर प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस। फॉर प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस। ओके। बट अगर एक बंदे को थैलेसीमिया है, बंदे को थैलेसीमिया है और उसको आप बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन,
तो उसकी ब्रेकडाउन भी बार बार होगी, सही है। और उसकी वजह से क्या होगा, जब आरबीसी की ब्रेकडाउन होगी तो उससे हमारे साथ आयरन भी ज्यादा आएगा ब्लड में, तो उसमें आयरन एक्यूमुलेट होगा, तो आयरन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस, कि वो किसी डिजीज को सेकेंडरीली हुआ है, कोई डिजीज था उसकी वजह से हुआ है, और ये क्या है, ये म्यूटेशन की वजह से। दिस इज प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस, सही है। तो ये हमारे साथ डिफरेंस है। अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे, हाउ टू ट्रीट दिस पेशेंट। सिंपल ट्रीटमेंट है, जिस डिजीज की वजह से है, सही है, उसको ट्रीट करो, ये पेशेंट खुद बहुत ट्रीट हो जाएगा। सही, जो अंडरलाइन काज है, सही है, जो क्रोनिक डिजीज है उसको ट्रीट कर लो, ये खुद बहुत ट्रीट हो जाएगा, सही है। और इसको क्या, अगर बहुत सीवियर है तो आपने क्या करना है, उसको थोड़ा ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन अगर इसको आपने बॉडी से खत्म करना है, एरेडिकेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस अंडरलाइन डिजीज को ट्रीट करना पड़ेगा, सही है। तो ये हमारे साथ क्या हो गए, सारे जो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमियाज है, सही है। अब हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट जो आना है दैट इज नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमियाज। ओके, इसमें कोई है जिसने स्टार्ट से लेक्चर, इसमें कोई क्वेश्चन है इस माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक में? अब ये हमारे साथ ये छोटे छोटे टॉपिक है, वहां पे दिए है फर्स्ट एड में हमारे साथ। यहाँ पे ये एनीमिया क्रोनिक डिजीज नहीं है, ये यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे, सही है, यहाँ पे दिए हुए। भाई ये जो बुक में TIBC लिखा है ना, हेलो, ये जो यहाँ पे ये ग्राफ देखो ना, ग्राफ यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे ये TIBC और ट्रांसपेरेंट, सही है, इसका एक ही मतलब लिया है इस ग्राफ में, तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है, सही है। यहाँ पे ये ग्राफ देखो ना, तो दोनों में हमारे साथ क्या दिए हुए, TIBC सैचुरेशन और TIBC, सही है। तो ये इसके साथ है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे साथ नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमियाज है, सही है। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक का क्या मतलब है कि उसमें MCHC और हमारे साथ MCH वो नॉर्मल होगा। अब यहाँ पे ना नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमियाज में हमारे साथ क्या है कि इसकी दो वजूहात हो सकते हैं। मीन RBC भी क्या है, सिंपल है। भाई खलीले यार, ये वो लाइट ऑन करो। देखो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक मीन के RBC का साइज नहीं है, वो भी नॉर्मल है, और उसमें जो एज भी है ना वो भी नॉर्मल में है, दोनों नॉर्मल है। तो हमारे साथ क्या है, इसकी दो वजूहात हो सकती है ऐसे, या तो RBC की प्रोडक्शन हो नहीं रही, सही है, जितना हो रहा है वो नॉर्मल हो रहा है, सही है, जितना भी RBC आ रहा है ना वो नॉर्मल आ रहा है, सही है। और या तो वो उसकी प्रोडक्शन कम हुई है, और दूसरी ये है कि हमारे साथ उसकी प्रोडक्शन हो रही है लेकिन उसकी ब्रेकडाउन ज्यादा है, वो उसकी ब्रेकडाउन नहीं है, टाइम से पहले हो रहा है, सही है। तो एक इसका जो काज है ना दैट इज नॉन हीमोलाइटिक, कि उसमें हमारे साथ हीमोलाइसिस नहीं हो रहा, इसकी प्रोडक्शन कम हुई है, इसकी क्या हुई है, प्रोडक्शन। और दूसरा हमारे साथ है इसमें हीमोलाइटिक काजेस, हीमोलाइटिक रीजन, कि RBC प्रोड्यूस हो रहा है, सही है, लेकिन जब प्रोड्यूस हो रहा है तो वो अपना 120 डेज लाइफ पूरा नहीं कर रहा, उस 120 डेज से पहले या 40 डेज पे या 3rd डे पे या 10th डे पे, उससे पहले जल्दी जल्दी उसकी क्या हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है, सही है। तो इस हीमोलाइसिस के लिए और नॉन हीमोलाइटिक एनीमिया में एक हमारे साथ आ जाता है
एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया। दूसरा एनीमिया आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया अर्ली स्टेज में, अर्ली, सही है, मैंने आप लोगों को इसकी रीजन एक्सप्लेन की थी, अर्ली। दूसरा हमारे साथ एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, एनीमिया ये इसमें भी आ जाता है, सही है, लेकिन अर्ली स्टेज में, ओके, अर्ली स्टेज में। दूसरा हमारे साथ एक्यूट ब्लड लॉस, एक्यूट ब्लड लॉस का मतलब ये है बंदा वहां रोड पे जा रहा है और उसका क्या आरटीए, और अचानक से उससे हेवी एक्यूटली बहुत ज्यादा 2 लीटर ब्लड क्या हो गया, लॉस हो गया, तो उसकी वजह से हमारे साथ क्या है, जो आरबीसी मौजूद है वो तो नॉर्मल है, उसकी ना हेमोग्लोबिन में कोई डिफेक्ट है ना उसके साइज में कोई डिफेक्ट है, सही है, लेकिन उससे एक्यूट ब्लड लॉस, एक्यूट ब्लड लॉस। और एक हमारे साथ है क्रोनिक किडनी डिजीज, ओके, क्रोनिक किडनी डिजीज। इस हेमोलाइटिक एनीमिया में एक आरबीसी के अंदर कोई मसला है, अपना कोई मसला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इंट्रिंसिक काजेस बोलेंगे। आरबीसी के या तो सेल मेम्ब्रेन में कोई मसला है, या हेमोग्लोबिन में कोई मसला है, या हमारे साथ वहां पे कोई प्रोटेक्टिव एंजाइम हमारे साथ क्या हुए, वो उसमें कोई मसला है, सही है। तो एक हमारे साथ उसमें इंट्रिंसिक मसला है, या आरबीसी को बाहर की साइड से क्या हो रहा है, प्रेशराइज हो सकता है, दैट इज एक्सट्रिंसिक काजेस, एक्सट्रिंसिक। अब जो इंट्रिंसिक काजेस है इसमें से हमारे साथ मेम्ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव प्रोटीन है ना, या उसकी जो स्ट्रक्चर को हमारे साथ क्या मेंटेन रखते हैं, उसमें डिफेक्ट आ सकते हैं। और अगर हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन में उसके प्रोटेक्टिव या स्ट्रक्चर प्रोटीन में कोई डिफेक्ट आता है तो उसकी वजह से 2 एनीमियास का हो सकते हैं। एक को हम बोलते हैं पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हेमोग्लोबिन यूरिया, और दूसरे को बोलते हैं हेरेडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, हेरेडिटरी स्पिरोसाइटोसिस। ये हमने कल पढ़ना है, सही है, इसको अगर आज देख रहे हैं बुक में, सही है, तो आप देख लेना। एक तो सेल मेम्ब्रेन में, दूसरा हमारे साथ एंजाइमेटिक इशू है, क्या, एंजाइमेटिक। तो एंजाइमेटिक इशू में हमारे साथ 2 एंजाइम की डिफेक्ट की वजह से हमारे साथ हीमोलाइसिस ज्यादा हो जाती है। एक हमारे साथ किस चीज की, एक G6PD ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डिफिशिएंसी, और दूसरा हमारे साथ पायरुवेट काइनेज, ओके, पायरुवेट काइनेज एंजाइम की डिफिशिएंसी की वजह से। और यहाँ हमारे साथ हेमोग्लोबिन में उसकी क्या क्वालिटी में डिफेक्ट आ जाता है। अगर क्वांटिटी में डिफेक्ट आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, थैलेसीमिया, ओके, क्वांटिटी में जब डिफेक्ट आ जाए दैट इज नोन एज थैलेसीमिया, बट अगर क्वालिटी में डिफेक्ट आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज हेमोग्लोबिनोपैथी। इसमें तो इससे हमारे साथ एक सिकल सेल डिजीज है, सिकल सेल डिजीज, और एक है HBC से। इस जो एक्सट्रिंसिक काजेज है, सही है, इसमें हमारे साथ ये मेम्ब्रेन नहीं है, इसके खिलाफ जो उस पे एंटीजन थे ना, A एंटीजन B एंटीजन पड़ा था, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाते हैं, सही है, और उसको बाहर से क्या अटैक करते हैं, तो उसमें आ जाता है ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, ओके, ये इसमें पढ़ना है, सही है। तो इसमें 2 और आते हैं, माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया और मैक्रो एंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया, लेकिन उसको हमने पढ़ना है किसमें, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, सही है। यहाँ पे सिर्फ इस एक को आपने क्या करना है, पढ़ना है, सही है। और बाकी इसकी जो माइक्रोसाइटोसिस और हाइपरक्रोमिक
इसका एक B9 कास्ट है, B9 की डिफिशियंसी और B12 की डिफिशियंसी। ओके, ये नॉन हिमोलाइटिक है, सही है। इसमें जब आप रेटिकुलोसाइट का काउंट देखोगे ना वो नॉर्मल होगा। हिमोलाइसिस के 3 मार्कर्स बताए थे। 1, एक हमारे साथ क्या होगा, रेटिकुलोसाइट काउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, LDH इंक्रीज होगा और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। एंड अगर हिमोलाइटिक डिजीज है तो इसमें क्या, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, ये क्या होगा, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा होगा। इसके बाद हमारे साथ LDH ज्यादा होगा और रेटिकुलोसाइट काउंट क्या होगी, बोलो। जब हिमोलाइसिस ज्यादा होगा ना तो बोन मैरो से MHA और RBC नहीं है, MHA और RBC वो जल्दी क्या होंगे, सर्कुलेशन में आएंगे, वो हमारे साथ जल्दी सर्कुलेशन में, इसलिए वो हमारे साथ क्या होंगे, बढ़ जाएंगे उसके अमाउंट। और यहाँ पे ये तीनों हमारे साथ क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। ये तीनों के तीनों हमारे साथ क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। अब जो हमने ये भी हमने पढ़ा है, सही है, ये भी हमने पढ़ा है, से एक्यूट ब्लड लॉस, ये और ये CKD का ये पढ़ना है। CKD में सिंपल क्या होता है, इसमें जब किडनी डैमेज हो एरिथ्रोपोइटिन आ जाएगा, नो, एंड दैट इज द रीजन फॉर एनीमिया। ओके, एरिथ्रोपोइटिन। अब जो आज का टॉपिक है दैट इज एप्लास्टिक एनीमिया। ओके, दैट इज एप्लास्टिक एनीमिया। क्या मस्त है, वो गुदे था कुछ अवे नहीं समझता वाले। देखो हमारे साथ क्या होता है, बोन मैरो कहाँ पे होती है, लॉन्ग बोन में या हमारे साथ ब्लेड बोन में। देखो ये हमारे साथ अलग खबरें में कहे, फॉर एग्जांपल ये क्या हो गया, एक बोन, सही है। इसमें मेड्यूलरी कैविटी है और इसमें क्या होगा, बोन मैरो। इस मेड्यूलरी कैविटी में क्या पड़ा होगा, बोन मैरो। इस बोन मैरो में हमारे साथ क्या पड़ा हुआ होता है, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स पड़ेगी, सही है। इस हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से हमारे साथ एक बनता है लिम्फोब्लास्ट, और एक हमारे साथ माइलोब्लास्ट। ओके, ये दो सीरीज आ जाएंगे। हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल एक लिम्फोब्लास्ट बन जाएगा और एक उससे माइलोब्लास्ट बन जाएंगे। अब क्या होता है कि ये जो लिम्फोब्लास्ट है इससे हमारे साथ बन जाता है नेचुरल किलर सेल्स, एक बी लिम्फोसाइट, ओके, बी सेल्स एंड टी सेल्स। ओके, ये बन जाएंगे। इससे एक बन जाएगा आरबीसी, ओके, दूसरा प्लेटलेट्स, तीसरा हमारे साथ ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ओके, हमारे साथ एप्लास्टिक एनीमिया में इस तरह हो जाता है ना कि कुछ ऐसे पिक्चर आ जाते हैं जो बोन मेरो में वो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो हमारे साथ ये माइलोब्लास्ट बनाएगा, ये माइलोब्लास्ट बनाएगा, उसको सप्रेस करता है। ये वाला जो सीरीज है ना एप्लास्टिक एनीमिया, यहाँ पे कुछ नहीं होता, सही है।
याद रखना कि ये वाला जो लाइन है ना, इसको कुछ नहीं होगा। हमारे साथ मेन जो इशू आता है दैट इज रिगार्डिंग माइलोब्लास्ट। ये जो माइलोब्लास्ट है ना, जो स्टेम सेल इसको बनाएंगे माइलोब्लास्ट को, सही है, इसको सप्रेस करते हैं, सही है। तो हमारे साथ ये आरबीसी बन जाएंगे, नो। हमारे साथ प्लेटलेट्स बन जाएंगे, नो। हमारे साथ ये ग्रेनुलोसाइट बन जाएंगे, फिर मोनोसाइट ये नहीं बनेंगे। और जब ये नहीं बनेंगे, इस कंडीशन को हम बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया, इसको हम पैनसाइटोपिनिया बोलते हैं, सही है। इसको हम पैनसाइटोपिनिया बोलते हैं। अब और जब पैनसाइटोपिनिया होगा, सही है, आरबीसी हमारे साथ नहीं है। जब आरबीसी नहीं है तो हमारे साथ उसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा? हमारे साथ उसके रिजल्ट में एनीमिया। ओके, प्लेटलेट्स नहीं है तो प्लेटलेट्स को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और ये जो थ्रोम्बो वर्ड है ये हमारे साथ थ्रोम्बोसिस से निकला हुआ है, सही है। तो ब्लड की क्लॉटिंग हो सकती है फिर, तो हमारे साथ क्या हो जाएगी? इजीली आप इस दीवार से टच हो गया तो ये ब्रूज स्टार्ट हो जाएंगे। पेटे के परपुरा, ये हमारे ये परपुरा के बाद पेटे क्या होते हैं और फिर एकाइमोसिस होते हैं। इसमें जस्ट साइज का डिफरेंस है, सही है, बाकी ये सेम चीज है, सही है। तो हमारे साथ इजीली एक बंदा टच हो गया, थोड़ा सा भी कट लग जाए तो उससे क्या होगा? ब्लीडिंग होगी, सही है। तो हमारे साथ जब प्लेटलेट्स कम हो जाए तो उसकी वजह से हमारे साथ क्या? ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी, ब्लीडिंग, इजी टू ब्लीड, ओके। और हमारे साथ जब ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट नहीं होंगे तो इनका क्या फंक्शन है हमारे साथ? ये हमारे साथ इन्फेक्शन को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। इन्फेक्शन को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हमारे साथ, इसकी वजह से हमारे साथ क्या होगा? सेवियर इन्फेक्शन या रिकरेंट इन्फेक्शन। ये सिंपल इसकी क्या है हमारे साथ के एप्लास्टिक एनीमिया, ये वाले सेल कम हो जाएंगे, सही है, और पैनसाइटोपिनिया की वजह से ये इफेक्ट आएंगे, सही है। लेकिन ऐसे क्या है जो हमारे साथ इस पैनसाइटोपिनिया को काज करेगा? एक हमारे साथ है, इसकी जो एटियोलॉजी है ना भाई, इसमें हमारे साथ आ जाते एटियोलॉजी। इसकी एटियोलॉजी में दो कंडीशन, एक जेनेटिक काज होता है, क्या? जेनेटिक, और दूसरा हमारे साथ इसके एक्वायर्ड काजेज होते हैं, एक्वायर्ड, ओके। इसके एक्वायर्ड काजेज होते हैं। जेनेटिक काज वो होते हैं, उसको हम जेनेटिक काज बोलते हैं जो हमारे साथ बाय बर्थ हो। एक बच्चा पैदा हो जाए, सही है, उसमें बाय बर्थ कोई डिफेक्ट आ जाए ना, उसको हम जेनेटिक काज बोलते हैं, सही है। तो इसमें बाय बर्थ जो इसका काज है दैट इज पेनकोनिल एनीमिया, ओके। इसमें क्या होता है? इसमें जो डीएनए रिपेयर जीन्स होते हैं ना, हमारे साथ रिप्लिकेशन होती है ना, रिप्लिकेशन का मतलब ये है ना कि हमारे साथ एक डीएनए से अगर डीएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम रिप्लिकेशन बोलते हैं, सही है। अगर डीएनए से आरएनए बनता है ना, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और अगर आरएनए से फिर प्रोटीन बनते हैं, उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये जो एंजाइम डीएनए से डीएनए बनाते हैं, उसको हम पॉलीमरेज एंजाइम बोलते हैं, सही है। ये हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सही है, उसको हम पॉलीमरेज एंजाइम। अब पॉलीमरेज और एक हमारे साथ लाइगेज एंजाइम होता है। लाइगेज एंजाइम का काम यह होता है डीएनए के रिप्लिकेशन में। अगर देखो ये डीएनए की फॉर्मेशन तो एक पिक ट्री है ना, सही है, और पिक ट्री में जब काम स्टार्ट हो तो उसमें मिस्टेक आ जाते हैं,
सही है। और वही मिस्टेक को फिर निकालने के लिए उसको लोग होंगे उसको ठीक करेंगे ना, तो ये लाइगेज एंजाइम उसको क्या करते हैं, उसको ठीक करते हैं अगर डीएनए में कोई डिफेक्ट आ जाए। सही है। अब हमारे साथ ये तो उसका मतलब कि ये लाइगेज एज अ डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म काम करते हैं। अब ये जो लाइगेज एंजाइम होता है ना वो डिफेक्टिव हो जाता है। सही है। ये डीएनए जो रिपेयर मैकेनिज्म है ना वो, तो उसकी वजह से हमारे साथ म्यूटेशन आ जाते हैं, उसकी वजह से म्यूटेशन आ जाते हैं। तो जब म्यूटेशन आ जाती है ना, तो एक तो ये जो हमारे साथ सेल्स है और हमारे साथ क्या बनाते हैं, आरबीसीज बनाते हैं, तो उसमें हमारे साथ म्यूटेशन, तो एक हमारे साथ आरबीसी हेमेटोलॉजिकल इफेक्ट आ जाते हैं, हमारे साथ क्या होंगे, आरबीसी नहीं बनेंगे एंड दैट कैन लीड टू एनीमिया। दूसरा इसमें स्प्लीन, पेनकोनिस एनीमिया। दूसरा हमारे साथ ये स्प्लीन को इफेक्ट करते हैं और किडनी को इफेक्ट करते हैं। किसको, स्प्लीन और किडनी। तो हमारे साथ किडनी की साइज भी छोटी हो जाती है और स्प्लीन की, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोस्प्लीनिज्म, ओके, या हाइपोट्रोफी ऑफ द किडनी। सही है। तो हमारे साथ स्प्लीन और किडनी इफेक्ट होंगे, हाइपोप्लेजिया इसकी होगा, स्प्लीन एंड किडनी हाइपोप्लेजिया, ओके। और तीसरा इसमें इस पेशेंट में ना ये जो तम है ना, तम, इसके ये बोन नहीं होंगे। और एक इसमें जब आप रेडियस बोन चेक करोगे ना तो रेडियस बोन नहीं होगा। इसके हैंड में ये तम वाला और रेडियस बोन क्या होगा, ये नहीं होगा। सही है। तो एक इसमें हमारे साथ रेडियस एंड तम बोन क्या होता है, एब्सेंट होता है, ओके। ये हमारे साथ एब्सेंट होते हैं इसमें। दिस इज पेनकोनिस एनीमिया, ये हमारे साथ जेनेटिक है। से इस पेनकोनिस को फिर हमने नेफ्रोलॉजी में डिटेल से पढ़ना है कि इसकी जो प्रॉपर डायग्नोज और सब कुछ है। लेकिन एक इसका काज क्या है, पेनकोनिस, और पेनकोनिस एनीमिया में एक हेमेटोलॉजी का प्रॉब्लम होगा, एक हमारे साथ स्प्लीन की हाइपोस्प्लीनिज्म और किडनी की क्या होगी, एट्रोफी, ओके, किडनी इफेक्ट होंगी। और हमारे साथ रेडियस और अल्ना बोन, ये हमारे साथ क्या होगा, इफेक्ट होगा। क्लियर। इसके बाद हमारे साथ एक्वायर्ड काजेज में क्या होता है, एक्वायर्ड काजेज में एक हमारे साथ आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज रेडिएशन। या तो जैसे हमारे साथ जापान में वो एटम्बम, वहां बहुत से लोगों में एप्लास्टिक एनीमिया है, द रीजन इज दैट, ओके। और दूसरा वैसे एक्सरेज और हमारे साथ एक्सरे या सीटी स्कैन और एक मैग्नेट जो एमआरआई, लेकिन एमआरआई नहीं, सही है, एमआरआई हमारे साथ उसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है। सही है भाई। बाज़ औक़ात ना आप लोग इमरजेंसी में काम करते हो, सही है, और जब आप सर्जिकल इमरजेंसी में हो ना तो ये बुलेट शूट इंजरी बहुत आ जाते हैं सर्जरी में, और बहुत से केसेस आ जाते हैं कि स्पाइनल कार्ड में क्या हो जाते हैं, वो बुलेट वहां पे रुक जाता है, से इस बोन में कभी भी ऐसा ना। और स्पाइनल कार्ड के लिए हम जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं दैट इज एमआरआई, सही है, कभी भी उसको एमआरआई नहीं लिखना है, सही है, वरना उसमें इतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है कि वो उसको निकाल लेते हैं, सही है। तो अगर आप लोगों को कंट्राइंडिकेशन आ जाए ना एमआरआई की, तो एक अगर किसी की बॉडी में बुलेट पड़ा हुआ है, सही है, उसमें आपने एमआरआई नहीं करना है, वरना उसकी सर्जरी से पहले उसकी सर्जरी हो जाएगी और उससे या मरेगा या नहीं, लेकिन इसकी वजह से मर जाएगा। से दूसरा, जिसको हमारे साथ मेटेलिक राड बोन में लगाते हैं ना, मेटेलिक राड हो, उसको एमआरआई प्रेस्क्राइब नहीं करना है। और एक अगर किसी में आर्टिफिशियल एसए नोड या एवी नोड लगा, वो भी मेटल का होता है, मेटेलिक होता है, ये निकाल लेते हैं, सही है, और इतने फोर्सफुली कि हार्ट को भी साथ बाहर निकाल लेते हैं, सही है, झूठ नहीं है, रियलिटी है, सही है ना। तो ये हमारे साथ एक रेडिएशन, सिटी स्कैन या टम्बम, इस तरह की जो हादसात होते हैं, सही है, उसकी वजह से
एक हमारे साथ है क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल, व्हाट इज दिस? दिस इज वन ऑफ द एंटीबायोटिक। और यहाँ तो क्वेश्चन छोड़े, लेकिन इसका जो क्वेश्चन आता है दैट इज ग्रे बेबी सिंड्रोम। ओके, ग्रे बेबी सिंड्रोम काज करता है ये हमारे साथ क्लोरामफेनिकोल। ये पहले हमारे साथ क्या था, टाइफाइड फीवर में ड्रग ऑफ चॉइस था, फर्स्ट लाइन ड्रग था। अभी ये हम टाइफाइड में यूज नहीं करते बिकॉज कि ये हमारे साथ क्या करता है, ये हमारे साथ बोन मेरो सप्रेशन काज करता है। और एक हमारे साथ है सल्फोनामाइड। नेक्स्ट इसका काज क्या है, सल्फोनामाइड। ये जो सल्फा ग्रुप लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। ओके, ये हमारे साथ सल्फोनामाइड की वजह से। एक हमारे साथ मेटल दैट इज बेंजीन। ओके, ये सल्फोनामाइड भी हमारे साथ क्या है, दिस इज आल्सो एंटीबायोटिक। ओके, और ये हम पढ़ेंगे B9 की डिफिशियंसी में भी, क्योंकि ये विटामिन B12 की क्या करता है, उसकी फॉर्मेशन को ब्लॉक करता है। सही है। और इसके बाद हमारे साथ बेंजीन। बेंजीन या बुक में लिखा हुआ है अल्काइलेटिंग एजेंट। दीज आर एंटी कैंसर ड्रग्स। ये अल्काइलेटिंग एजेंट नहीं है, दीज आर एंटी कैंसर ड्रग्स। हम कैंसर या मेथोट्रेक्सेट, लेकिन मेथोट्रेक्सेट से जो इम्पोर्टेंट, इससे इम्पोर्टेंट इफेक्ट है दैट इज लंग फाइब्रोसिस काज करता है वो। सही है, लंग फाइब्रोसिस। ये जो ड्रग्स है ना, ड्रग्स इसके रिलेटेड, ये तो देखो आप लोगों को किसी ने बताने नहीं है। इस बुक को उठा के ना, इसकी जो फार्माकोलॉजी वाला सेशन है, फार्माकोलॉजी वाला सेशन है, उसका लास्ट जब आप निकाल दोगे ना, फार्माकोलॉजी का लास्ट सेकंड जो है, ये जो लास्ट इसमें लिखा हुआ है ना हमारे साथ, ड्रग रिएक्शन हेमाटोलॉजी। सही है, तो एक एक ड्रग का नाम दिया हुआ है कि कौन सा ड्रग क्या करता है। सही है। अब इधर ये लिखा हुआ है, देखो, एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया मीन कार्बामाज़ेपिन। सही है, दिस इज कार्बामाज़ेपिन हमारे साथ क्या है, ये साइकेट्रिक डिजीज डिप्रेशन में हम यूज करते हैं। मिथिमाजोल हम थायराइड में यूज करते हैं। सही है। एनसेड, बेंजीन, क्लोरामफेनिकोल, प्रोपाइल थायोरेसिल, ये भी हम प्रोपाइल थायोरेसिल भी हम किस में यूज करते हैं, हम यूज करते हैं उसमें थायराइड के डिजीज, हाइपर थायराइडिज्म में यूज करते हैं। ओके, तो ये हमारे साथ क्या है, यहाँ से ये जो एनाटॉमी के लास्ट में जो दिए हुए ना पैराग्राफ्स से कि कौन सा ड्रग्स क्या करता है, एक ग्रेनुलोसाइटोसिस कौन से ड्रग्स, तो सामने ड्रग्स लिखे हुए। ये तो सिंपल आप लोगों ने रट्टा करना पड़ेगा, और इससे 3-4 क्वेश्चन आएंगे। सही है, वो तो कोई आसमान से क्वेश्चन नहीं, आप लोगों को जस्ट यहाँ डराया जाता है। सही है, वहाँ पे आप लोग, और जब भी उधर हॉस्पिटल जाओगे उधर तो पाकिस्तानी होते हैं। सही है, वो तो फिर माशाल्लाह, वो तो उसको कुछ वर्ड आता नहीं है। सही है, तो हमारे साथ सल्फोनामाइड। सही है, और बेंजीन। देखो भाई, इस बातों से मत डरो, आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है। वो भी यही बुक पढ़ता है, उसके लिए कोई हिला से बुक नहीं आता, क्यों कोई स्पेशल, और ना उसको वहाँ पे जिंदा इंसान वो लोग पकड़ते हैं। क्या जाओ सारे के में अगर बॉडी एक मिलती भी नहीं, वो तो मुस्लिम कंट्री, उधर तो बॉडी भी नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से, सब यही चलता है। और कोई प्रोफेसर नहीं होता सही है कि क्लास में आ जाते हैं, उसको ये नहीं पता कि मैं ये बुक पढ़ता हूँ ना, और ये आपको एक स्टेटमेंट, वो ये नहीं बोलते, वो बोलते हैं बेटा ये जो टॉपिक है ना, ये जाके फलाने जगह से पढ़ लो। सही है, वो जस्ट उसको बोलते हैं कि ये दे दो, और वहाँ किसी को बोल दो कि मुझे फर्स्ट एड आता है, वो मानते ही नहीं है क्या फर्स्ट एड, उसको ये बहुत बड़ा कारनामा दिखता है कि ये है। चलिए, आप लोग को इंशाल्लाह बहुत जल्दी पता चल जाएगा। बेंजीन। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है दैट इज वायरसेस। सही है, वायरसेस में एक हमारे साथ जितने भी हेपेटाइटिस के वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस के जो वायरस हैं, सही है, इसके अलावा CMV। सही है, और इसके अलावा एप्स्टेन बार वायरस। CMV के रिलेटेड MCQs ये है ना कि हमारे साथ CMV के रिलेटेड कि वो कौन सा इन्फेक्शन है
जो मोस्ट लीथल है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दैट इज CMV, मोस्ट लीथल, सही है। और मोस्ट कॉमन जो है दैट इज हेपेटाइटिस बी, सही है, दैट इज हेपेटाइटिस बी। ये जो एब्स्टेन बार वायरस है ये हमारे साथ क्या काज करते हैं, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, सही है। ये हमारे साथ इसको किसिंग डिजीज भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस इन सलाइवा, सही है। और इसकी जो आपके साथ आएगी ना सिनारियो, तो वो बोलेंगे कि एक पेशेंट है, सही है, उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की क्या कि उसको क्या है, पानी पी रहा है या उसको कप है, से इस तरह की हिस्ट्री दी हुई होगी। और साथ में बोलेगा कि उसका जो कूम टेस्ट है ना, डायरेक्ट कूम टेस्ट, वो पॉजिटिव आ रहा है। कूम टेस्ट हम करते हैं हीमोलाइसिस के लिए, हीमोलाइसिस को पॉइंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कूम टेस्ट करते हैं। अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है विद दैट देयर इज पॉजिटिव कूम टेस्ट, में भी वो ये ना लिखे कि पॉजिटिव कूम टेस्ट है, वो आपको बोले कि इंक्रीज अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि हीमोलाइसिस हो रही है या LDH या रेटिकुलोसाइट ज्यादा है, सही है। तो इसका क्या मतलब है, इनडायरेक्टली, सही है, कि हमारे साथ क्या है, हीमोलाइसिस हो रही है। तो अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन विद दैट देयर इज हिस्ट्री फॉर hemolysis, the diagnosis Epstein-Barr virus, okay। और अगर आ जाए लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नमूनिया, सही है, उसकी हिस्ट्री विद दैट देयर इज हिस्ट्री ऑफ hemolysis, दैट इज माइकोप्लाज्मा, ओके। माइकोप्लाज्मा और एप्स्टेन-बार वायरस में ये दो, अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की हिस्ट्री है विद दैट देयर इज hemolysis, डायग्नोसिस एप्स्टेन-बार वायरस। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और वहां साथ में हीमोलाइसिस है, दैट इज माइकोप्लाज्मा, सही है। तो ये वायरस है ये, और एक हमारे साथ है HIV। ये हमारे साथ क्या करते हैं, दीज आर द काजेस फॉरवर्ड फॉर द एप्लास्टिक एनीमिया, सही है। ये तो एटियोलॉजी है, सही है। ये जो एटियोलॉजी है ना, जो हमें पता है, सही है, दैट इज जस्ट 35%। 35% केसेस में हमें पता लग जाता है कि एप्लास्टिक एनीमिया का काज क्या है। ये जो बाकी 65% लोग होते हैं ना, से इसका हमें पता ही नहीं चलता। एप्लास्टिक एनीमिया के साथ आ जाएगा लेकिन हमें पता ही नहीं चलता से। और जिस चीज का हमें पता नहीं चलता, जिसका हमारे साथ डायग्नोस का पता ही ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इडियोपैथिक। तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया इज इडियोपैथिक, सही है। और 35% अगर 100 बंदे हैं, 100 में से 100 बंदों को एप्लास्टिक एनीमिया, 65 बंदों का तो हमें पता ही नहीं चलता कि इसका क्या रीजन है, इसमें एप्लास्टिक एनीमिया है लेकिन क्या रीजन है, सही है। और 35 बंदों में हमें पता चल जाएगा कि रीजन क्या थी, सही है। तो ये इसकी हमारे साथ काजेस है। अब हमारे साथ ये जो ये चीजें करते क्या है, एक्चुअली हमारे बॉडी में ना जीन्स है, सही है। फॉर एग्जांपल एक हमारे साथ आप लोगों ने नाम सुना है प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन, और एक का हमारे साथ नाम है ट्यूमर सप्रेसर जीन। प्रोटो ऑन्कोजीन का काम यह होता है कि इसको क्या स्टिमुलेट करे। प्रोटो ऑन्कोजीन क्या करेगा, प्रोटो ऑन्कोजीन इसको स्टिमुलेट करेगा कि आप एरिथ्रोपोइसिस करो, सही है। हमारे साथ RBC WBC ये क्या करो, बनाओ। और जब ट्यूमर सप्रेसर जीन का ये काम है ना, ट्यूमर सप्रेसर जीन का काम ये है कि इस प्रोटो ऑन्कोजीन को क्या करता है, रेगुलेट करता है, देखता है कि ये हद से ज्यादा RBC बनाने का ऑर्डर तो नहीं दे रहा है इस पिक्चर को, सही है। क्योंकि अगर ये म्यूटेटेड हो जाए और फंक्शन गेन करे, सही है, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे हमारे साथ ट्यूमर का कार्सिनोमा, ल्यूकीमिया, जिसको ल्यूकीमिया काज करेगा, सही है। ये हमारे साथ क्या कर लेगा, ल्यूकीमिया। इसका काम क्या है कि इससे हमारे साथ क्या बने, ब्लड सेल, सही है।
और इसका काम क्या हो गया, गेन हो गया, इसमें म्यूटेशन आ गया, इसने काम क्या, फंक्शन गेन की, तो बहुत ज्यादा हमारे साथ उसकी क्या हो जाएगी, प्रोलिफरेशन हो जाएगी, और वो हमारे साथ क्या, ल्यूकीमिया काज करेगा। तो इसके लिए नेचर ने ट्यूमर सप्रेसर जीन भी पैदा किए हुए, वो इसको हद से ज्यादा फंक्शन नहीं देता, सही है। तो अगर ल्यूकीमिया में कुछ होता है ना, तो इन जीन्स में हमारे साथ म्यूटेशन आ जाता है, सही है, इन जीन्स में हमारे साथ क्या हो जाती है, म्यूटेशन। तो ये जो पिक्चर्स है ना, ये हमारे साथ या तो इन जीन्स को म्यूटेट करता है, इन जीन्स को क्या करता है, म्यूटेट करता है, तो उसकी वजह से हमारे साथ क्या होती है, इसकी प्रोडक्शन नहीं होती, सही है, इसकी प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं होती। और या ये इस तरह कर लेता है ना कि टी सेल नहीं है, टी सेल, उस टी सेल को हमारे साथ हाइपर एक्टिव करता है। टी सेल नहीं, ये टी सेल, ये तो नॉर्मल है ना, तो ये जाके टी हेल्पर सेल इसमें जो होते हैं उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करते हैं, हाइपर मतलब इसको गुस्सा दिला देता है इसके खिलाफ, सही है। सिंपल ये समझो कि ये टी सेल को एक्टिवेट करता है, एक्टिव करते हैं, रिएक्टिव करते हैं अगेंस्ट दिस माइलाइड माइलोब्लास्ट, तो फिर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा नहीं। तो हमारे साथ क्या है, ये इसकी पैथोजेनेसिस है कि ये हमारे साथ क्या करते हैं, इसके खिलाफ ये माइलोब्लास्टिक सेल हमारे साथ डैमेज करेगा और आरबीसी और ये चीजें हमारे साथ फिर नहीं बनेगी। क्लियर हो गया? अब इसको आपने इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, जस्ट 5-6 मिनट ओके। इसमें पेशेंट जब आएगा ना आपके साथ, पेशेंट आ जाएगा तो पेशेंट में पहले तो आपने सीबीसी करना है। जब सीबीसी आप करोगे तो सीबीसी पे आपके साथ क्या आएगा, सीबीसी पे आपके साथ एचबी क्या होगी, डिक्रीज, आरबीसी क्या होगी, डिक्रीज, ग्रेनुलोसाइट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सही है, और मोनोसाइट डिक्रीज, सिर्फ प्लेटलेट्स वो डिक्रीज हो जाएंगे, सही है। लेकिन हमारे साथ टी सेल और बी सेल उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो नॉर्मल होंगे, सही। जब इस तरह का पिक्चर आता है तो फिर आप नेक्स्ट क्या करते हो, पेरिफेरल स्मीयर पे क्या होगा, पेरिफेरल स्मीयर पे आरबीसी, वो तो नॉर्मल होंगे ना, पेरिफेरल स्मीयर आरबीसी जितने ब्लड वेसल में प्रेजेंट है वो क्या होंगे हमारे साथ, आरबीसी हमारे साथ वो नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक, नार्मोक्रोमिक, और जब ये एनीमिया होगा, सही है, तो किडनी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाएगा, और जब प्रॉपर ऑक्सीजन किडनी को नहीं मिल रहा से इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया, एंड द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस फॉर एरिथ्रोपोइटिन रिलीज इज हाइपोक्सिया। तो इसमें हमारे साथ एरिथ्रोपोइटिन क्या हो जाएगा, दैट इज इंक्रीज, एरिथ्रोपोइटिन हमारे साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, सही है, जब आप ब्लड में चेक करोगे। इसके साथ हमने इसका जो इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस है दैट इज बोन मैरो बायोप्सी, बोन मैरो बायोप्सी, इसमें हम बोन मैरो बायोप्सी करेंगे। अब जब बोन मैरो बायोप्सी आप करेंगे ना तो ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या होंगे, डिक्रीज। और जब हम स्टार्ट में पढ़ रहे थे कि हमारे साथ जब सेल कम हो जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, पेट क्या हो जाएंगे, पेट सेल वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो बोन मैरो बायोप्सी पे आपको हाइपोसिलुलर पेटी एंड फाइब्रोटिक टेप मिलेगा, या इसको हम ड्राई टेप भी बोलते हैं, इसको हम ड्राई टेप मीन के हमारे साथ क्या है, सेल नहीं मिल रहा है, ड्राई टेप, हाइपोसिलुलर पेटी एंड फाइब्रोटिक बोन मैरो, ओके। इसको ट्रीट कैसे करना है, हाउ टू ट्रीट दिस पेशेंट, ट्रीट के देखो हमारे साथ एक तो एनीमिया है ना, ब्लड की कमी है, तो इसको क्या देना है, उस टाइम जब पेशेंट आप
आप जब बोन मेरो दोगे, देखो बोन मेरो जब हम एक बंदे से दूसरे बंदे में डिफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है इसका, वो हम क्या करते हैं, वो हम बोन मेरो एलोग्राफ्ट, बोन मेरो देखो आपके एक हमारे साथ होता है आइसोग्राफ्ट, ये वर्ड तो लिख लो अपने साथ, एक होता है आइसोग्राफ्ट, एक होता है ऑटोग्राफ्ट, ओके, एक होता है जीनोग्राफ्ट, एक होता है एलोग्राफ्ट। ये जो आइसोग्राफ्ट है ना, आइसोग्राफ्ट का मतलब ये है कि दो ट्विन्स बेबी है ना, दो ट्विन्स बेबी हैं और आप एक से आप मतलब एक का किडनी खराब है, सही है, तो आप क्या करते हो, उस दूसरे ट्विन से क्या करते हो, उससे किडनी लेके क्या इस दूसरे को, दो ट्विन्स अगर एक दूसरे को कोई ऑर्गन डोनेट करता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आइसोग्राफ्ट बोलते हैं। तो ये बिटवीन ट्विन्स, ओके। ऑटोग्राफ्ट, बस कुछ लोगों को ना हमारे साथ एमआई जब होता है, एमआई, तो उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ लिख से ना, जिस किसी को भी एमआई हो चुका ना और उसके बाद उसकी ओपन हार्ट सर्जरी भी हो, तो उसका आप चेक कर लेना ना, उसका ये पाँव भी उन लोगों ने क्या किया होगा, कट दिया होगा। यहाँ से वेन उठाते ना, वो यहाँ हार्ट में क्या करते हैं, ग्राफ्ट करते हैं, सही है। अगर सेम बंदे में आप क्या कर रहे हो, एक जगह से या स्किन को ना हम यहाँ से काट के पेस पे लगा लेते हैं, बर्न केस में, सही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑटो। तो वो हमारे साथ सेम इंडिविजुअल में, सेम कि जो बंदा है उसी में हम क्या करते हैं, उसमें ही एक ऑर्गन को उठा के एक जगह से उठा के दूसरे जगह पे उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो दैट इज सेम इंडिविजुअल में, सेम कि एक ही बंदे में हम क्या कर रहे हैं, एक जगह से ऑर्गन उठा के क्या करते हैं, वो दूसरे। एलोग्राफ्ट क्या है कि ये जीनोग्राफ्ट का मतलब है कि देखो एक बंदा है ना इंसान, उसके लिए हम कोई ऑर्गन किसी जानवर से क्या करते हैं, उठा के और उसको क्या करते हैं, ग्राफ्ट करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम जीनोग्राफ्ट बोलते हैं। दैट इज डिफरेंट स्पीशीज, दो डिफरेंट स्पीशीज। कुछ ऑर्गन इस तरह है जो हम क्या मंकी से ले लेते हैं, सही है, और उसको इंसान में वो क्या, हाँ ये होता है ना, करते हैं, सही है। इसके साथ एलोग्राफ्ट का मतलब ये है कि सेम स्पीशीज में एक बंदे से उठा के क्या करते हैं दूसरे। तो ये आपको यहाँ पे देखो ना, तो ये बोन मेरो ट्रांसप्लांट के साथ क्या लिखा हुआ है, एलोग्राफ्ट। इस एलोग्राफ्ट का ये मतलब है, सही है, कि हम क्या करते हैं, सेम स्पीशीज हम एक इंसान से बोन मेरो उठा के दूसरे में क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट। और हम बोन मेरो अगर एक से उठा लिया तो बोन मेरो को दूसरे में जब डोनेट करते हैं तो कहाँ पे वो बोन में लगाएंगे, उसको कहाँ पे लेके जाएंगे, स्पाइनल कार्ड में। सिंपल ना, वो बोन मेरो उठा के वेन में इंजेक्ट करते हैं, जिस तरह हम वेन में इंजेक्शन लगाते हैं ना, सिंपल उसको उठा के क्या वेन में इंजेक्ट, ये खुद बहुत बोन मेरो को क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। ये तो इसकी ये वर्डिंग, ये ट्रस्ट मी, इससे एक क्वेश्चन आपके नीली पेपर में होगा, सही है, मजाक नहीं है, सही है। इससे जस्ट आपने उस हिस्ट्री को पढ़ना है कि क्या इसमें क्या दिया होगा, इसमें हमारे साथ ट्विंस की हिस्ट्री दी होगी, किस तरह दो बच्चे पैदा हुए, फिर उसमें से एक में से मतलब किस्सा बना दिया होगा, और लास्ट में कि एक बच्चे ने उस ट्विन में से एक को उठा के दूसरे को किडनी दी, इसको हम क्या बोलेंगे, सही। इसमें ये जो ऑटोग्राफ्ट, इसमें केबेज का कोरोनरी बाईपास जो ग्राफ्टिंग, उसके हिस्ट्री दी होगी
कि पेशेंट को क्या हुआ था, MI हो चुका था, फिर हमने उसकी ओपन हार्ट सर्जरी की, फिर ये कि इसको कौन सा सही है। तो यही हमारे साथ क्या होते हैं, ये सारा किस्सा दिया होगा सिंपल, नीचे आके इसमें से एक सेलेक्ट कर लेगा, सही है। इसके बाद पेशेंट को एनीमिया है ना, एनीमिया, अब बोन मेरो तो जाएगा और ये क्या क्या करेगा, 7 दिन में आरबीसी बनते हैं। आरबीसी बनने में कितना टाइम लगता है, 7 दिन में, और ये तो फिर जाएगा तो उसमें भी टाइम लगेगा, सही है। तो उसको तो आप एनीमिया की वजह से मार नहीं सकते ना, तो उसको आपने क्या देना है, उसको आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। फिर क्या देना है, फिर हमारे साथ आपने देना है उसमें प्लेटलेट्स की ब्लीडिंग ना हो, सही है। और अगर इन्फेक्शन है उस बंदे को, सही है, सीवियर इन्फेक्शन के लिए आपने क्या देने हैं, एंटीबायोटिक्स देने हैं। अब जब आप ये ट्रांसप्लांट करते हो ना, ट्रांसप्लांट, एक तो ये रीजन है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम एंटी थाइमोसाइट इम्यूनोग्लोबुलिन यूज करते हैं। एक वो यूज करते हैं एंटी थाइमोसाइट इम्यूनोग्लोबुलिन का क्या रीजन है, अब मैंने बोल दिया ना कि टी सेल क्या हो जाता है, हाइपर रिएक्टिव, सही है। और वो जो टी सेल हाइपर रिएक्टिव होता है ना, तो उसके साथ थाइमोमा हो जाता है, थाइमस कैंसर, सही है। तो आपने उस थाइमोमा को रिमूव करना पड़ेगा, और ये एंटी थाइमोसाइट मीन एंटी टी सेल इम्यूनोग्लोबुलिन देने पड़ेंगे, तो उसको क्या करेंगे, सप्रेस। और एक आपने ड्रग देना होगा, दैट इज साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन इसलिए देते हैं ना, दैट इज आल्सो इम्यूनोसप्रेसर, कि ये जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं ना, इसके खिलाफ बॉडी क्या करे, रिएक्शन ना करे। साइको जब हम एक बंदे से दूसरे बंदे में हम किसी आर्गन को डोनेट करते हैं, हम बोलते हैं ना रिजेक्शन हो गया, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक, ये इम्यूनोलॉजी में हमने पढ़ना है, सही है। उसका हम बोलते हैं कि इसकी रिजेक्शन हो गई, क्यों, क्योंकि जिस बंदे में आपने डोनेट किया एक आर्गन को, उसके खिलाफ क्या बनते हैं, एंटीबॉडीज बनते हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनते हैं। तो हम साइक्लोस्पोरिन दे जाते हैं, और वो साइक्लोस्पोरिन क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा। इस वजह से हमारे साथ क्या होगी, हम साइक्लोस्पोरिन दे जाते हैं तो वो उसको एक्टिव नहीं करने देता, ओके। तो ये हमारे साथ थी एप्लास्टिक एनीमिया, जो सिंपल क्रोनिक। कल से हमने ये दूसरा हेमोलाइटिक एनीमिया स्टार्ट करना है ना। हमारे साथ क्रोनिक किडनी डिजीज में एरिथ्रोपोइटिन नहीं होगा, सही है। जब एरिथ्रोपोइटिन नहीं आएगा, सही है, तो वहां पे बोन मैरो को स्टिमुलस नहीं मिलेगा, और जब बोन मैरो को स्टिमुलस नहीं मिलेगी तो आरबीसी की फॉर्मेशन नहीं होती। सिंपल क्रोनिक किडनी डिजीज को ट्रीट करो, एनीमिया खुद बहुत खत्म हो जाएगी, सही है। और वही नार्मोसाइट, नार्मोक्रोमिक, सही है। आरबीसी क्या होगा, कम, हेमोग्लोबिन कम होगा, ये इसकी क्लिनिकल फीचर है। लेथार्जी, फेलर और ये सब चीजें।